हाय फ्रेंड्स, अभी हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखेंगे जो सभी के चैप्टर्स का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? जो पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकेरल ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, हेनरी बैकेरल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। सेकंड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पायरोमीटर। ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। पायरोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है, किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो पायरोमीटर का यूज जो किया जाता है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, ठीक है। हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है उसका मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। और एयर का प्रेशर मापने के लिए क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर का यूज करते हैं। और ह्यूमिडिटी मापने के लिए क्या यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। और डेंसिटी मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। दो टर्म्स है यहाँ पे, हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का यूज डेंसिटी मापने के लिए करते हैं, घनत्व मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर का यूज ह्यूमिडिटी मापने के लिए, नमी मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हाई टेम्परेचर किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, लास्ट ऑप्शन आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो इक्विपमेंट, जो उपकरण यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है, उसी से बनाया गया है लक्स मीटर, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता का यूनिट क्या होता है? लक्स होता है। और प्रकाश की तीव्रता को जो मापने का डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं? लक्स मीटर बोलते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एयर का वेलोसिटी मापा जाता है, हवा का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। और कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज ए काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी उपचार करने के लिए विकिरण चिकित्सा का एक प्रकार है। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का यूज कब किया जाता है? कैंसर का जब जो बीमारी होता है ना, कैंसर को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का यूज किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का यूज किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? तो कैंसर को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए डायनेमो व्हिच इज सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज ए। एक डायनेमो है, डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, वास्तव में एक कार्य करता है। डायनेमो एसी को डीसी में, डायनेमो एक क्या है? जनरेटर है, जो कि जनरली आप जनरेटर देखते हैं ना, वो डायनेमो ही होता है। बट एक दूसरा रूप है उसका, डायनेमो का, जनरेटर का। तो इसको हम जनरेटर बोल सकते हैं। इसके द्वारा डीसी करंट जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए, कन्वर्ट टू एनर्जी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो का यूज किस रूप में किया जाता है, वास्तव में क्या करता है? तो यह ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके लिए यहाँ पे कन्वर्टर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का परिवर्तक, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने डायनेमो देखा होगा, जनरेटर।
जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे कि डायनेमो को स्टार्ट करने के लिए हम कुछ मतलब बल लगाते हैं ना, बल लगा के उसको घुमाते हैं, तो जो फोर्स लगाते हैं ना वही मैकेनिकल एनर्जी हो गया हमारा। ठीक है, पहले तो हम मैकेनिकल एनर्जी उसको दे रहे हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है एज ए डीसी, डायरेक्ट करंट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इसके थ्रू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कांट स्टैंड एट वन प्लेस बिकॉज। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी हम पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं ना, बट अंतरिक्ष में जो आदमी जाता है ना वो एक जगह पे रुक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे कोई ग्रेविटी फोर्स नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देयर इज़ नो ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया, विस्कस फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग है। सोलर विंड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, सौर वायु एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, ये भी रॉन्ग है। एंड डी ऑप्शन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी लो, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, ये भी रॉन्ग है। जो इसका राइट आंसर है, देयर इज़ नो ग्रेविटी, वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है, इसके लिए वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री खड़ा नहीं रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ग्रेविटी लॉ आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल लॉ, तो उसी से ग्रेविटी लॉ क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टू हियर ए क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस शुड बी। प्रतिध्वनि, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 16.5 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इको आपने देखा होगा, जब कभी आप चिल्लाते हैं ना कहीं नहर के किनारे, तालाब के किनारे, तो उधर से फिर से आपकी आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देती है, तो उसी को हम इको बोलते हैं। प्रतिध्वनि, किसका नाम लेके आप चिल्लाते हो तो उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। जैसे कि आप कुएं में कभी देखना चिल्ला के, तो आपको फिर से और आवाज़ रिटर्न आती है जो भी आप बोलोगे, तो उसको इको बोलते हैं। तो इको सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए 16.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा 17 मीटर, शायद एग्जाम में भी 17 मीटर ही आता है। ठीक है, तो 16.5 मीटर के आसपास में जो भी रहेगा ना वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्या है, 165 फीट है, 165 मीटर है, और 16.5 फीट है, जबकि हमारा आंसर क्या है 16.5 मीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, fingerprints on a piece of paper may be detected by sprinkling fluorescent powder on the paper and then looking it into। कागज़ के एक टुकड़े पर फिंगरप्रिंट का पता लगाया जा सकता है और कागज़ पर फ्लोरेसेंट पाउडर छिड़ककर इसे देखा जा सकता है। बोला कि जो भी फिंगरप्रिंट होता है उसको हम कैसे देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट को कैसे देख सकते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रे जो होता है ना, जब उस पर डालेंगे तो वो फिंगरप्रिंट पता चल जाएगा कि किसका फिंगरप्रिंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अल्ट्रा वायलेट रे की सहायता से हम फिंगरप्रिंट का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन ए विक ऑफ ए लैंटेन बिकॉज ऑफ।
जो मिट्टी का तेल होता है आपने देखा होगा वो लालटेन में ऊपर उठती है। मिट्टी का तेल लालटेन की बाती में ऊपर उठता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में जो लैंप जलती है ना, लालटेन या फिर कुछ आर्टिफिशियल हम लोग जो बनाते हैं, कस्टमाइज करके बोतल्स वगैरह को लेके, किसी दवा की बोतल हो गई उसको लेके जो भी हम लैंप बनाते हैं ना लालटेन, तो उसमें जो हम बाती लगाते हैं उसमें मिट्टी का तेल ऊपर कैसे जाता है। तो यही पूछ रहा है कि जो मिट्टी का तेल होता है वो बाती जो होता है उसमें ऊपर जाता है, एक किस रीजन से ऊपर चला जाता है। तो इसका जो एक्चुअल रीजन है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, केशिकात्व के कारण, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, बट इसमें जो चारों के चारों ऑप्शन है ना वो काफ़ी कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ द ऑयल थ्रू द विक, बाती के माध्यम से तेल का प्रसार। अगर जिसको एक्चुअल रीजन नहीं पता रहेगा वो इनमें से किसी को भी आंसर मार देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है, बाइंड फोर्स ऑफ एयर, वायु का उत्प्लावक बल। डी क्या है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ विक, बाती का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व, हिंदी में इसको केशिकात्व बोलते हैं। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसका जो मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर की ओर जाता है। कैपिलरी एक्शन में बताऊंगा आप लोगों को, अगर आपका एडमिशन हो जाता है आप लोगों का पॉलिटेक्निक में, तो उसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में इसको पढ़ाया, सरफेस टेंशन का जो चैप्टर है उसी चैप्टर में इंक्लूड है कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। थियोरेटिकल एग्जाम जो भी आपके होते हैं ना उसमें से क्वेश्चन आते हैं कैपिलरिटी से और सरफेस टेंशन से। तो जो मिट्टी का तेल होता है वो कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू ऊपर जाता है, केशिकात्व, उसको केशिकात्व बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस द स्काई विल अपीयर टू बी, अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश प्रतीत होगा। अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष यात्री रहता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, उसको आकाश काला दिखाई देता है। हम लोगों को कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, और अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, इंद्रधनुष बनने का रीजन है, इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, ये गलत है। डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का प्रसार, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन आयनाइजेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदों को आयनीकरण, ये भी गलत है। जो लास्ट ऑप्शन है डी आपका, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। कभी कभार आंसर में आपको ये भी मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्व आंतरिक परावर्तन एंड डिस्पर्सन एंड पूर्व आंतरिक परावर्तन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर वो भी मिलता है तो वो भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए था मेरे को कि डिस्पर्सन जो होता है, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन के कारण हमारा जो इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट, रेक्टिफायर का यूज क्यों किया जाता है। रेक्टिफायर का यूज हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट,
प्रत्यावर्ती धारा, एंड डीसी मीन डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए कैपेसिटर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन ऑर्डर टू। एक संधारित्र का उपयोग विद्युत सर्किट में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है? कैपेसिटर आपने देखा होगा, हर एक पंखे के साथ कैपेसिटर का यूज किया जाता है। पंखा जो भी आपका सीलिंग फैन लगा रहता है घर में, पंखा होता है ना, उसके ऊपर में टॉप पे एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का एक लगा रहता है, वो वही कैपेसिटर है। कंडेंसर बोलते हैं उसको, कैपेसिटर। तो उसका यूज क्यों करते हैं? तो उसका जो राइट आंसर होगा, विद्युत आवेश को स्टोर करने के लिए, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए फ्यूज वायर इज यूज टू। फ्यूज तार का यूज क्यों किया जाता है? मेक द इलेक्ट्रिक करंट सर्किट स्ट्रांग। इलेक्ट्रिक सर्किट को मजबूत बनाने के लिए, गलत है। कन्वर्ट एसी टू डीसी, गलत है। कन्वर्ट डीसी टू एसी, ये भी गलत है। ठीक है, जो राइट आंसर है इसका, प्रिवेंट हाई इलेक्ट्रिक करंट, उच्च विद्युत प्रवाह को पास होने से रोकने के लिए। प्रिवेंट हाई इलेक्ट्रिक करंट, उच्च विद्युत प्रवाह को पास होने से रोकने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्यूज तार का यूज किया जाता है, जब भी क्या होता है कि कभी हाई वोल्टेज आ जाता है ना, वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है, तो घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं, होम अप्लायंसेस, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, जो भी है, अगर बहुत ज़्यादा करंट हो गया ना, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया अचानक से, तो सब फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए हम फ्यूज तार का यूज करते हैं। जब भी वोल्टेज हाई होगा, करंट बढ़ेगा, जब भी लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्यूज तार क्या होता है, मेल्ट होकर टूट जाता है। ऐसे ही फ्यूज तार मेल्ट होकर टूटेगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है, तो जितने भी अपने होम अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे बच जाते हैं। तो फ्यूज तार का यूज एज ए सेफ्टी के लिए किया जाता है कि कुछ खराब ना हो, तो वही उच्च विद्युत प्रवाह को रोकने के लिए। जब भी हाई करंट फ्लो होगा तो उसको, तो फ्यूज तार क्या होता है, मेल्ट होके टूट जाता है। फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और इसका प्रतिरोध भी बहुत कम होता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फ्यूज तार किस मटेरियल का बना होता है? तो फ्यूज तार लेड का बना होता है, शीशा का। स्टेनस, टीन और शीशा दोनों का मिक्सर होता है, टीन और शीशा का। ठीक है, स्टेनस और लेड का मिक्सचर होता है फ्यूज तार। इसको आप एक बार बुक से देख लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन छूट गया, नहीं तो उसको डाल देना चाहिए था। फ्यूज तार किस मटेरियल का बना होता है? लेड का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बहुत कम होता है। ये जैसे ही करंट अधिक होगा, ये मेल्ट होके टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या है? सुपर कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस विच। सुपर कंडक्टर्स वह मटेरियल हैं जो, देखिए सुपर कंडक्टर्स क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत तेजी से होता है। नीचे देख लेते हैं ऑप्शन। सुपर कंडक्टर्स वह पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर बिजली का संचालन, गलत है। अधिक तापमान पर बिजली का संचालन, गलत है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध नहीं होता है। तो और चौथा क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिजली के प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध नहीं होता है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता है सुपर कंडक्टर्स में। इसके लिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें बहुत तेजी से होता है सुपर कंडक्टर्स में। 3 टाइप्स के जनरली इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं,
कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। कंडक्टर क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। नॉन कंडक्टर क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो गया, जैसे कि प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, उसमें कोई करंट नहीं लगता है। और एक होता है सुपर कंडक्टर, जो कि कंडक्टर से भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेज़ी से फ्लो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इवनिंग सन इज नॉट एज हॉट एज द मिडिल सन, व्हाट इज द रीजन? पूछ रहा शाम का सूरज दोपहर के सूरज की तरह गर्म नहीं होता है। जो शाम के टाइम में जब सूरज ढलता है तो उसकी जो टेम्परेचर होती है कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? दोपहर के समय में आप देखोगे आपको धूप बहुत तेज़ लगती है, बट शाम को क्या होता है कि आपको जो गर्मी होती है कम हो जाती है, टेम्परेचर कम फील होता है। ऐसा क्या रीज़न है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए क्या है? इन द इवनिंग रेडिएशन ट्रेवल स्लोली। शाम के समय में जो विकिरण होता है वो धीरे धीरे यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इन द इवनिंग द टेम्परेचर ऑफ द सन डिक्रीजेज। शाम के समय में सूर्य का तापमान कम हो जाता है। सी क्या है? ओजोन इन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोर लाइट इन द इवनिंग। वातावरण में ओजोन शाम को अधिक प्रकाश अवशोषित करता है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इन द इवनिंग रेडिएशंस ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर। शाम के समय में विकिरण वायुमंडल के माध्यम से बड़ी दूरी को यात्रा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्यों? शाम के समय में क्या होता है, सूरज क्या होता है, दूर चला जाता है, जिसके लिए जो रेडिएशन होती है ना, उनको मोर डिस्टेंस ट्रेवल करना, अधिक दूरी तय करना पड़ता है। इसके लिए उनका टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके लिए हमें वो कम गर्म फील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस? विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत चालकता का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सीमेंज। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? सीमेंज होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्टेज का। ठीक है, वाट किसका मात्रक है? पावर का। सीमेंज हो गया आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का, विद्युत चालकता का। एम्पियर हो गया धारा का। ठीक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। सीमेंज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का एक दूसरा मात्रक भी है। दूसरा मात्रक क्या होता है? महो। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक है और सीमेंज भी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक है। महो इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसके लिए जो इसका मात्रक हो जाता है महो हो जाता है, महो। ठीक है, महो। और रेजिस्टेंस का क्या मात्रक होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक महो होता है, यानी कि सीमेंज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, कंडक्टर मीन्स क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। तो सिल्वर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। कॉपर में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और एल्युमिनियम में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी सही आंसर है। इन सभी में इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। अगर यही प्लास्टिक दे दिया होता तो प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। वाई इज टंगस्टन यूज्ड एक्सक्लूसिवली
फॉर द फिलामेंट ऑफ एन लैम्प। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टंगस्टन का उपयोग विशेष रूप से दीपक के फिलामेंट में क्यों किया जाता है? जो भी आप बल्ब देखते हो ना, बल्ब जो होता है पीले कलर वाला, उसमें एक फिलामेंट अंदर में लगा रहता है जो जलता है, ठीक है, वो उसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। वो किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। अब ये टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है वही पूछ रहा है कि फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, टंगस्टन कैन बी ड्रान इनटू थिन वायर व्हिच इन टर्म्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस। टंगस्टन को पतले तारों में खींचा जा सकता है जो बदले में उच्च प्रतिरोध प्रदान करते हैं, ठीक है। तो टंगस्टन को हम पतले तारों में खींच सकते हैं और पतले तारों में खींचने से क्या होगा? इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध क्यों बढ़ेगा? प्रतिरोध का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, रो एल अपान ए। जब लेंथ बढ़ेगा, पतले तारों में खींचेंगे, लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? टंगस्टन हैज ए फेयरली गुड रेजिस्टिविटी। टंगस्टन में काफ़ी अच्छी प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर है। सी क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज़ वेरी हाई। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी आंसर सही हैं हमारे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि टंगस्टन का यूज़ क्यों करते हैं? इलेक्ट्रिक फिलामेंट बनाने के लिए। तो ये तीनों रीज़न है जिसके लिए हम फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का यूज़ करते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए फिर से कुछ एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।